Hi everyone. So today we are going to study about Niti Aayog. So this video is going to be a very short video and a very basic video. ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक बेसिक आइडिया लेना चाहते हैं कि क्या है नीति आयोग एंड कैसे कब आया है एंड क्या इसकी फंक्शंस हैं. सो उन लोगों के लिए है. इसमें कोई डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे. दिस इज़ जस्ट अ शॉर्ट वीडियो. ओके, तो मैं ये चीज़ पहले बता रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ने के लिए आते हैं वो अपना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो में. सो इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको पहले बता दी. एंड ऑल्सो अगर आपको ये बुक अगर आपको चाहिए, आपको ये बुक ख़रीदनी है तो आप कमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूँगी इस वीडियो का. सॉरी इस बुक का. ओके, सो देखते हैं तो क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ये यूनियन कैबिनेट की रिजोल्यूशन से बना था 1 जनवरी 2015 को. ठीक है. सो नीति आयोग जो है एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं, कब क्या चीज़ लेके आनी है, ये सारी चीज़ें नीति आयोग में बनाई जाती हैं. ठीक है. इसीलिए इसको थिंक टैंक भी बोला जाता है. सो यही चीज़ लिखी हुई है, स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये टेक्निकल एडवाइस भी देती है सेंटर और स्टेट्स को. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जैसे कि उनका एक रिफॉर्म एजेंडा था, उसी के चलते इन लोगों ने नीति आयोग बनाया टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने. प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में बना था एंड नीति आयोग ने इसे रिप्लेस किया है. ओके. और ये क्यों किया गया था, अगर ये कोई पूछ ले कि क्यों किया गया, क्यों रिप्लेस करा नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को, तो ये इसलिए किया ताकि जो नीड्स हैं लोगों की, कंट्री के लोगों की जो नीड्स हैं, एस्पायरेशन हैं, उनको ज़्यादा अच्छे सर्व किया जाए, ज़्यादा अच्छे से उनको उनकी नीड्स को देखा जाए. ठीक है. सो इन सब चीज़ों के लिए किया गया है. ओके. और Niti Aayog acts as the quintessential platform of the Government of India to bring states to act together in national interest and thereby foster cooperative federalism. So नीति आयोग जो है एक क्विंट एसेंशियल प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है ताकि सारे स्टेट्स को एक साथ लेके आता है ताकि वो एक नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे काम करें, नेशनल इंटरेस्ट की तरह नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और उसके चलते काम करें और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करें. ठीक है. अगर हम कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग की बात करें तो इसमें क्या कौन कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, सीईओ. ठीक है. चेयरपर्सन वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वाइस चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, रैंक इक्विवेलेंट होती है कैबिनेट मिनिस्टर से. फुल टाइम मेंबर्स रैंक इक्विवेलेंट होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट से. तो फुल टाइम मेंबर्स अभी कौन कौन है? रमेश चंद, वीके सरस्वत, वीके पॉल. पार्ट टाइम मेंबर्स, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे यूनिवर्सिटीज़ से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से. उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मैक्सिमम 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं. ठीक है. और कहाँ से होंगे? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से होते हैं. और कौन नॉमिनेट करता है? प्राइम मिनिस्टर. उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, ये भी अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर और इनकी रैंक होती है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब इसमें 2 काउंसिल होते हैं, एक होता है गवर्निंग काउंसिल, एक होता है रीजनल काउंसिल. गवर्निंग काउंसिल क्या होता है? गवर्निंग काउंसिल कंप्राइज करता है, इसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के जहाँ पे लेजिस्लेचर है, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज़. ठीक है. उसके बाद रीजनल काउंसिल्स तब बनाए जाते हैं कोई स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करने के लिए बनाए जाते हैं. जैसे कोई इशू है, अगर वो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट को, देखो यहाँ पे लिखा भी है, इम्पैक्टिंग मोर देन 1 स्टेट और अ रीजन. एक स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट या रीजन को अगर जो इस इशू इम्पैक्ट कर रहा है उसको एड्रेस करने के लिए रीजनल काउंसिल्स बनाए जाते हैं. ठीक है. ये एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए बनाए जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर देखता है. और इसमें कौन कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के एंड यूनियन टेरिटरीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं. ठीक है. और कौन देखता है? दिस विल बी चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग और हिज नॉमिनी. उसके बाद स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर्स विद रेलिवेंट डोमेन नॉलेज, जो कि कौन नॉमिनेट करता है? अगेन पीएम. ओके. उसके बाद स्पेशलाइज्ड विंग्स, 2 स्पेशलाइज्ड विंग्स होते हैं, टीम इंडिया हब
और नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब, engagement of states with the central government with while the knowledge and innovation hub builds नीतीश think tank capabilities। ठीक है, तो टीम इंडिया हब क्या होता है, इंगेजमेंट करता है स्टेट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, और जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है वो थिंक टैंक कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करता है। ठीक है, ओके। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करता है, प्लान्स को फॉर्मुलेट करता है एट ग्रास रूट लेवल, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरमीडिएटरी एंड हायर लेवल्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज विद अ फोकस ऑन नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, पार्टनरशिप विद ग्लोबल एंड local think tanks, provide a flat platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues, focus on technological upgradation and capacity building for providing good governance, creating a knowledge based innovative and entrepreneurial support system, innovative approach open to feedback and criticism। functions की बात करें तो एक शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट को इवॉल्व करता है ये, प्रायोरिटीज सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। सो इसमें क्या होता है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए स्टेट्स का, उसको ये ज़्यादा वो देता है, प्रायोरिटी देता है टाइप से, कि सारे स्टेट्स एक साथ आएँ और नेशनल इंटरेस्ट में काम करें। ठीक है, ओके। इसी वजह से ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये चीज़ है। और बाकी फॉर्मुलेट करते हैं, प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं विलेज लेवल पे, और ताकि प्रोग्रेस हो पाए, अच्छी प्रोग्रेस हो पाए, हायर लेवल्स पे प्रोग्रेस हो पाए। ठीक है, ओके। हाँ, सो और हाँ, जो ये स्पेशल अटेंशन देता है उस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को जहाँ पे जो रिस्क में है, मतलब जिन्हें एडिक्वेट प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जिनकी एडिक्वेट चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, जो रिस्क में है, जो सही चीज़ें मतलब उन्हें नहीं मिल रही हैं, उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए और उन सोसाइटी पे ज़्यादा स्पेशल अटेंशन पे करते हैं। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं ये लोग, सॉरी नीति आयोग में। ठीक है, उसके बाद एडवाइज़ करते हैं, एनकरेज करते हैं पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर्स, नॉलेज इनोवेशन ये सब करते हैं, एंड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, एक्टिवली मॉनिटर एंड इवेलुएट द इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो जो प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स जो भी मतलब जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनको एक्टिवली मॉनिटर भी किया जाता है कि उसमें कोई कमी है, अगर कमी है तो कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो चीज़ भी होती है इसके अंदर। मेजर फंक्शंस जो हैं वही है कि शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म प्लान्स, मॉनिटर एंड इवेलुएट पॉलिसीज़, accommodate all section of beneficiaries from various strata of the society, provide a knowledge based platform, and to ensure cooperative federalism incorporating all major stakeholders। अगर गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करें, सो नीति अगर इन कैरिंग आउट इट्स फंक्शन, नीति आयोग विल बी गाइडेड बाय एन ओवरऑल विजन ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल। ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल सस्टेनेबिलिटी, अंत्योदय, इंक्लूजन, गवर्नेंस, विलेज, डेमोग्राफिक डिवीजन, पीपल्स पार्टिसिपेशन। ऑफिसेज अटैच्ड जो नीति आयोग से कौन कौन से हैं, सो 2 ऑफिस है, पहला है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस DMEO, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट NILERD। ठीक है, सो NILERD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है नीति आयोग के अंदर। इसको पहले बोलते थे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर एंड रिसर्च। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1962 में, और इसको रीनेम किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट 9 जून 2014। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंस्टीट्यूशन का, तो इसमें होता है कि रिसर्च और डाटा कलेक्शन, जितने भी डेवलपमेंट वाले एरिया है, ठीक है, डेवलपमेंट जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, इन सब से रिलेशन में क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है और रिसर्च वगैरह करनी है। तो ये काम किसका है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस DMEO, ये मिला के बनाया गया है इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस एंड प्रोग्राम इवेल्युएशन ऑफिस सितंबर 2015 में। सो DMEO का काम क्या है, ये एक्टिवली मॉनिटर करता है और इवेल्युएट करता है, जो प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करता है उसके काम को मॉनिटर एंड इवेल्युएट करता है। ठीक है, हाँ ठीक है, ताकि जो आइडेंटिफिकेशन करता है रिसोर्सेज का, ताकि जो हमारा जो प्लान्स हैं
वो ज़्यादा अच्छे से सक्सेस कर पाए और ज़्यादा अच्छे से डिलीवर हो पाए। ठीक है, अब थोड़ी सी अगर प्लानिंग कमीशन की बात कर ले, सो प्लानिंग कमीशन रिजोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजोल्यूशन से बनाया गया था, सेटअप किया गया था मार्च 1950 में, ताकि एक जो लोग हैं उनको उनके जो रहने का तरीका है, रहने का स्टैंडर्ड है, उसमें एक रैपिड राइज किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, अच्छे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइज़ किया जा सके, प्रोडक्शन का इंक्रीज़ किया जा सके और सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के लिए थी। इसमें भी वही था कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। ठीक है, जो वर्क करते थे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग जो है वो 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस पे बेस्ड है। प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सो प्रो पीपल मतलब कि जितने भी सोसाइटी और इंडिविजुअल्स हैं उन सब के एस्पायरेशंस को फुलफ़िल करना। प्रो एक्टिविटी, जितनी भी नीड्स वगैरह हैं उन सबको देखना। पार्टिसिपेशन, सब लोगों को सब लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एम्पावरिंग, वुमेंस को एम्पावर करना। सब इंक्लूजन ऑफ ऑल, इसमें SC ST, गरीब जो लोग हैं, किसान लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, सबको इंक्लूड करना। इक्वलिटी मतलब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए यूथ के लिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा विजिबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, लोगों की नीड्स को वगैरह को देखना चाहिए। ठीक है, अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें, नीति आयोग ने अभी तक क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हेल्थ, डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स DTI, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, उसके बाद कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। सो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करें, सो ये उन डिस्ट्रिक्ट्स को केटर करने के लिए बनाया गया है जो पीछे रह चुके, जो अभी मतलब सही पे जहाँ पे सही से प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जो पीछे रह रही हैं, उनको केटर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये आई है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है नीति आयोग का। तो नीति आयोग जो था बनाया गया है टू ब्रिंग फ्रेश आइडियाज़, मतलब फ्रेश आइडियाज़ आएँ गवर्नमेंट में। जैसे कि एक फ़नल की तरह इसको विजुलाइज़ किया जाता है कि एक फ़नल है जहाँ से न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जितने भी पॉसिबल सोर्सेज हैं, जैसे कि इंडस्ट्री हो गई, एकेडमिक्स हो गई, सिविल सोसाइटी, फॉरेन स्पेशलिस्ट, हर जगह से नए नए आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ आएँ और गवर्नमेंट सिस्टम में फ़्लो करें, गवर्नमेंट सिस्टम तक जाएँ, ताकि गवर्नमेंट जो है वो इन्हें इम्प्लीमेंट कर पाए। इनिशिएटिव्स जैसे कि आयुष्मान भारत, अप्रोच टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स, एंड द ड्राफ्ट बिल टू एस्टैब्लिश द नेशनल मेडिकल कमीशन टू रिप्लेस द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल हैव बीन कंसेप्चुलाइज्ड इन नीति आयोग। तो जितने भी ये आयुष्मान भारत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाटर कंजर्वेशन मेजर्स, उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन, ये सब कहाँ पे किसके अंदर कंसेप्चुलाइज हुए हैं, नीति आयोग के अंदर। और ये अपनी अपनी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा आगे भी लिए जा रहे हैं, आगे लेके जाए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। और ये हमने पढ़ा था डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, जो डाटा कलेक्ट करता है, परफॉर्मेंस देखता है मिनिस्ट्रीज़ का कि क्या क्या काम हो रहे हैं, और मतलब क्या क्या अगर परफॉर्मेंस में कोई कमी है अगर परफॉर्मेंस में, तो उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उन सब चीज़ों के लिए फिर ये डाटा यूज़ होता है। ठीक है, ओके। सो अटल इनोवेशन मिशन जो भी इस्टेब्लिश हुआ था नीति आयोग के अंदर, उसने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत कमेंडेबल जॉब करी है उसने। तो उन्होंने इनोवेशन सिस्टम जो है इंडिया में, इनोवेशन इकोसिस्टम जो है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया है। मोर देन 1500 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई हैं स्कूल में अक्रॉस द कंट्री। तो नीति आयोग एक इंटीग्रल और रेलिवेंट कंपोनेंट है गवर्नमेंट प्लान का, जहाँ जिससे क्या होता है, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, इनोवेटिव एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस सिस्टम कंट्री में आ रही है। सो इसीलिए नीति आयोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा। सो थैंक यू सो मच।